हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश्वर पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी कि आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में हमने बताया था। महाभारत काल के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि महाभारत काल में महाभारत कैसे हुई थी, कौन कौन से पात्र उसके अंदर इंपॉर्टेंट थे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं आज के सेशन के अंदर। और आज का सेशन भी दोस्तों आपका महाजनपद काल से जुड़ा हुआ है। महाजनपद कौन थे, हरियाणा की ही बात करेंगे, पूरे भारत लेवल की बात नहीं करेंगे। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों जो आपका जनपद था वो इंपॉर्टेंट था, कौन कौन सा था वो भी आज की इस क्लास के अंदर चर्चा की जाएगी। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं कि आपने जो पहली 2 क्लास लगाई है उन 2 क्लास का जो आपका रिव्यू है वो कैसा है, आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और सीक्वेंस में सीरीज वाइज अपने क्लास को कंटिन्यू लगाना शुरू कर दें। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज जो आपकी आज की क्लास है दोस्तों, क्लास उत्तर वैदिक काल से मैं एक क्वेश्चन कल बताया था मैंने आप लोगों को, उसको चर्चा करूंगा। क्या है कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में देखो सबसे बड़ी एक इकाई मानी जाती थी। जैसे कि आज के समय में देखा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रपति का दर्जा है, प्रधानमंत्री का दर्जा है। तो उस समय में उत्तर वैदिक काल में एक सबसे बड़ी इकाई, आप पूरा ही नोट कर लीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। तो दोस्तों सबसे बड़ी इकाई, इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों से कहा कि क्या आएगा तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी प्रशासन की दोस्तों उसको हम जनपद के नाम से जानते थे। ठीक है, अब बात आती है कि जनपद कैसे बना। तो सबसे पहले एक कुल होता है, कुल के बाद आपका क्या आ जाता है, गांव यानी कि ग्राम आ जाता है। उसके बाद एक वंश आ जाता है, विश्व आ जाता है दोस्तों, और उसके बाद ही आपका क्या बनता है, जनपद बनता है। यानी कि कुल, गांव, विश्व, जनपद से मिलकर क्या बना आपका दोस्तों, एक जनपद, जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई उत्तर वैदिक काल के अंदर मानी जाती थी। क्लियर यहां तक सभी का। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जनपद के बाद कौन आया, ये जनपद है, जनपद के बाद में कौन आया, तो जनपद के बाद में आया था आपका महा जनपद आया था। मैं यहां लिख भी देता हूं क्या कि जनपद के बाद, तो जनपद के बाद कौन आया, आपका महाजनपद आया था। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी मानी जाती है, जनपद मानी जाती है। यहां तक ये पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हम किसे कहते थे, जनपद को कहते थे। जनपद के बाद कौन आया, महाजनपद आया। यहां तक क्लियर सभी का। अब हम बात करते हैं कि जिस काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद बनी उस काल को हम क्या कहेंगे, महाजनपद काल कहेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी का। चलिए भाई, मैं एक बार सिर्फ इस पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जनपद, उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जनपद। और आप लोगों से कहे कि किस काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद बनी, तो उसको हम कहते हैं महाजनपद काल। तो अब आपका जो हेडिंग है, अब आपका जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, महाजनपद। तो आप नोट करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, महाजनपद काल। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 ग्रंथ के बारे में बताना चाहूंगा, पहला और दूसरा ग्रंथ। पहला ग्रंथ हमारा कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है भाई, बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए तो अंगुत्तर निकाय, ये सबसे प्रमुख है भाई। दूसरा ग्रंथ हमारा कौन सा दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। जैन ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो उसको हम जानते हैं किस नाम से, भगवती सूत्र के नाम से।
भगवती सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये दो ग्रंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेना अच्छे तरीके से। क्लियर यहां तक सभी का। अब दोस्तों बात आती है कि इन दोनों ग्रंथों के अनुसार जो भारत है, मैं यहां नीचे नोट करके लिख देता हूं, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार भारत 16 महाजनपदों में विभाजित है। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार भारत कितने उसमें विभाजित है पूछा जाए तो भाई आपके 16 महाजनपदों में विभाजित है। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, क्या कि भाई भारत में कुल कितने महाजनपद हैं। तो भारत में कुल कितने महाजनपद हैं, आपके 16 महाजनपद हैं। आपके दो ग्रंथों के अनुसार भारत को विभाजित किया 16 महाजनपदों के अंदर। यहां तक क्लियर सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है दोस्तों पॉइंट नंबर 1, यहां पर हमारे जो 15 महाजनपद हैं, 15 महाजनपद, और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की जो आपका एक महाजनपद है, ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। 15 महाजनपद हमारे कहां पर काम आते हैं, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कुल कितने महाजनपद हैं पूछा जाए तो 15 महाजनपद हैं। आप लोगों से कहे कि दक्षिण भारत में कुल कितने महाजनपद हैं, तो मात्र एक दक्षिण भारत के अंदर रहेगा, और दक्षिण भारत वाले का नाम बता देता हूं, अश्मक महाजनपद के नाम से हम इनको जानते हैं। यहां तक क्लियर सभी का? इसको किस नाम से जानते हैं, अस्मक के नाम से हम इसको जानते हैं, जो दक्षिण भारत के अंदर है। क्लियर सभी का? चलिए हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हम इंडिया लेवल पर नहीं जाएंगे इसको लेकर, क्योंकि इंडिया लेवल पर आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारे महाजनपद भी आप लोगों को मिल जाएंगे, चिंता ना करना, टॉपिक वाइज सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हरियाणा में आप लोगों ने सुना होगा एक भाग होता था भाई कुरु और पांचालों का, तो क्या है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा किसके अधीन था, एक तो कुरु, आगे विजिबल है भाई, हाँ ठीक है, हरियाणा कुरु और पांचाल महाजनपदों का क्या था, एक भाग था। आप पूरी लाइन नोट कर लेना, बीच में छोड़ना मत। क्या लिखना है कि हरियाणा कुरु और पांचाल महाजनपद का भाग था। क्या था, हरियाणा कुरु और पांचाल महाजनपद का एक भाग था। यहां तक क्लियर सभी का? अब ये एक भाग था, तो दोस्तों आप लोगों से कहे कि कुरुओं की और आपके पांचालों की राजधानी बताओ। सबसे पहले अगर कुरुओं की राजधानी पूछी जाए तो इंद्रप्रस्थ के नाम से हम उसको जानते हैं। इंद्रप्रस्थ क्या रहती थी, इनकी राजधानी रहती थी। आप लोगों से पांचालों की पूछ ली जाए तो पांचालों की राजधानी आपकी क्या थी, कौंपिल्य इनकी राजधानी होती थी। यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लो, आपका बेसिक पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है कि भाई हरियाणा कुरु और पांचालों महाजनपदों का एक भाग था। हरियाणा में कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पांचालों की कौंपिल्य क्या होती थी, आपकी राजधानी होती थी। क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? अब दोस्तों जो ये महाजनपद थे हमारे, इन महाजनपदों के दौरान हमारा हरियाणा गणराज्यों के अंदर विभाजित किया गया था। मैं नीचे नोट डाउन करके लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है? क्या कि महाजनपद काल के दौरान हरियाणा क्या था,
हरियाणा में कई गण राज्यों का उल्लेखन मिला। अब महाजनपद काल के दौरान हरियाणा में क्या मिला? हमें गण राज्यों का उल्लेखन मिला। ठीक है, अब ये गणराज्य क्या थे इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। गणराज्य अब हमारा यहां तक एक बार क्लियर है ना सभी का? नोट डाउन हो गया सबका? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, और साथ के साथ समझने के साथ साथ वीडियो को आप पॉज करके भी क्या कर सकते हैं भाई? नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि भाई आपके महाजनपद काल के दौरान हरियाणा में कहीं क्या हुए थे? आपके गणराज्यों का उल्लेखन मिला। अब जो हमारा अब टॉपिक बनेगा वो टॉपिक क्या है? अगली हेडलाइन डाल लोगे आप क्या कि गण राज्य। अब हम पढ़ेंगे गणराज्य के बारे में। तो सबसे पहला गणराज्य का नाम है आपका क्या? योद्धे गणराज्य। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? योद्धे गणराज्य। योद्धे गणराज्य के संस्थापक का भाई पेपर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा कि योद्धे गणराज्य के संस्थापक का क्या नाम है? और आप लोगों से योद्धे गणराज्य की राजधानी अगर पूछ ली जाए तो आप क्या लिखोगे? जरा ध्यान दीजिए कि योद्धे, सबसे पहले कि ये योद्धे कौन है? तो योद्धे युधिष्ठिर का पोता था भाई। कौन था जो ये योद्धे है? कौन होता था अगर पूछा जाए तो? युधिष्ठिर का पुत्र यानी कि पोता होता था। ठीक है, योद्धे है जो दोस्तों किसका पोता होता था? आपके युधिष्ठिर का पोता होता था। और योद्धे ने ही क्या किया था? योद्धे गणराज्य की नींव रखी थी, या उसको क्या है कि वंश को, इस गणराज्य को बनाया था। क्लियर है? अब इसके बाद दोस्तों राजधानी अगर पूछी जाए तो राजधानी का नाम क्या है? प्रकृत नाक। प्राकृतिक नाक को वर्तमान में किस समय से किस नाम से जानते हैं? नौरंगाबाद के नाम से जानते हैं। और नौरंगाबाद कहां पर है पूछा जाए तो भाई आपके भिवानी जिले के अंदर है, हरियाणा में स्थित है भाई। क्लियर यहां तक सभी का? योद्धे गणराज्य से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भाई जो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है कि योद्धे कालीन सिक्के हरियाणा में सबसे पहले हमें कहां से मिले भाई? योद्धे कालीन सिक्के हरियाणा में हमें सबसे पहले कहां से मिले? हरियाणा में मिले। तो ये क्वेश्चन है आपका कि योद्धे गणराज्य के सिक्के हरियाणा में हमें सबसे पहले या सर्वप्रथम कहां से मिले? तो आंसर आएगा कि हरियाणा के सोनीपत से मिले थे भाई। हरियाणा के कहां से मिले? सोनीपत से हमें ये सिक्के मिले थे। क्लियर है? अब भाई जो ये योद्धे गणराज्य है इनका एक युद्ध हुआ था। तो पॉइंट नंबर 2 यहां पर आप नोट करो क्या है कि योद्धे और कुषाणों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो आपका जो क्वेश्चन है क्या है कि योद्धे व कुषाणों के बीच युद्ध। योद्धे और कुषाणों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। आप लोगों से पूछे जीत किसकी हुई? तो जीत हुई थी योद्धियों की। और हार किसकी हुई भाई? कुषाणों की इसके अंदर हार हुई थी। योद्धे गणराज्य का पतन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि योद्धे गणराज्य का पतन किस काल में हुआ? तो इस पॉइंट को आप क्या, यह मैं ऊपर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बनेगा कि योद्धे गणराज्य का पतन किस काल में हुआ? विजिबल है सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो योद्धे गणराज्य का पतन दोस्तों किस काल में हुआ, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा, इसका उत्तर आएगा गुप्त काल के अंदर हुआ था। गुप्त काल में क्या हुआ था भाई, इसका पतन हो गया था, ये क्या आपका समाप्त हो गया। ठीक है, हरियाणा में सबसे शक्तिशाली क्या कहा जाता था, इसको गणराज्य कहा जाता था। मैं यहां पर विजिबल है भाई, नीचे या नीचे लिख देता हूं कि हरियाणा का सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन होता था, आपका योद्धे गणराज्य होता था। इसको नोट कर लो, हरियाणा का सबसे शक्तिशाली गणराज्य योद्धे गणराज्य। क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं पूरे पॉइंट को एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई इशू ना हो, दिक्कत ना हो। भाई गणराज्यों की अगर बात की जाए, गणराज्यों में हरियाणा के अंदर एक योद्धे गणराज्य होता था। योद्धे गणराज्य के संस्थापक और राजधानी पूछी जाए तो संस्थापक थे आपके योद्धे यानी कि युधिष्ठिर का पोता यानी कि पौत्र। ठीक है, राजधानी भाई प्राकृतिक नाक यानी कि जो आपकी औरंगाबाद आज के समय में भिवानी के अंदर स्थित है, वो क्या होती थी, इसकी योद्धे गणराज्य की राजधानी होती थी। योद्धे कालीन सिक्के हरियाणा में हमें कहां से मिले, तो सोनीपत से हमें इनके क्या मिले थे, सिक्के मिले थे। इसके बाद योद्धे व कुषाणों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कुषाणों की हार हो गई थी। और दोस्तों हरियाणा का सबसे शक्तिशाली गणराज्य होता था और योद्धे गणराज्य का जो पतन हुआ था भाई गुप्त काल के अंदर इनका क्या हो गया था, पतन हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 गणराज्य के अंदर आप नोट करोगे कुणिनंद गणराज्य। पॉइंट नंबर 2 है हमारा क्या रहेगा कि कुणिनंद गणराज्य। तो अब आप क्या नोट करोगे, पॉइंट नंबर 2 कौन सा गणराज्य है हमारा, कुणिनंद गणराज्य। कुणिनंद गणराज्य भाई इसका जो विस्तार है पूछा जाता है कहां पर फैला हुआ। ठीक है, कुणिनंद गणराज्य से आप लोगों से पूछे विस्तार कहां तक था, तो इसका विस्तार पूछा जाए तो भाई आपके हरियाणा के सिर्फ और सिर्फ अंबाला के अंदर क्या होता था, इसका विस्तार होता था या ये फैला हुआ होता था। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है उसको भी नोट करोगे कि कुणी जो आपका ये नंद कालीन सिक्के हमें कहां से मिले थे। आपका पॉइंट क्या है कि कुणी नंद कालीन सिक्के कहां से मिले, पहला तो हमें भाई करनाल से मिले थे। दूसरा पूछा जाए कहां से मिले भाई, आपको जगाधरी से मिले। जगाधरी में कौन से गांव से मिले थे, गांव का नाम आता है शुद्ध गांव से हमें सिक्के मिले थे भाई। ये पॉइंट आप याद कर लेना। आपसे कुणी गणराज्य के बारे में ये 2 पॉइंट पूछेगा। पॉइंट के नाम क्या है, पहला पॉइंट तो भाई कहां तक फैला हुआ था, अंबाला के अंदर था सिर्फ, क्योंकि भाई अंबाला के बाद ये जो कुणिनंद कालीन सिक्के हैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या आता है, ये जगाधरी आता है। ये पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। फर्स्ट प्योरिटी आप इसी को दोगे, सेकंड दोगे आप अपने करनाल को। क्लियर यहां तक सभी का हो गया नोट डाउन? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट बनता है, तीसरा जो आप लिखोगे अर्जुन नायन। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 तीसरा जो गणराज्य है हमारा उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं अर्जुन नायन गणराज्य के नाम से हम इसको जानते हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि भाई ये अर्जुन नायन जो गणराज्य कहां पर फैला हुआ था, तो यह गणराज्य है महेंद्रगढ़। यह गणराज्य महेंद्रगढ़ और आरजे का मतलब भाई राजस्थान में विस्तृत
था या ये यहां पर फैला हुआ था। ठीक है भाई, इसमें आप लोगों से पाणिनि की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। क्या? पाणिनि की पुस्तक। और इसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई पतंजलि की पुस्तक। पाणिनि और पतंजलि की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। पाणिनि की पुस्तक अगर पूछा जाए तो नाम क्या आएगा? अष्टाध्यायी। ठीक है, और आप लोगों से पतंजलि की पूछा जाए तो महाभाष्य के नाम से हम इसको जानते हैं। यहां तक सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों का बेसिक सा छोटा सा पॉइंट था। अब यहां से दोस्तों आपकी जो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, इसके अंदर हमें एक जो अर्जुन नयन गणराज्य है हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका उल्लेखन मिलता है। आप लोगों से पूछा जाए कि जो ये अर्जुन नयन गणराज्य का उल्लेखन हमें किस पुस्तक से मिला, तो हमें इस पुस्तक से मिला, जिस पुस्तक का नाम है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर हमें जानने को मिला था कि भाई क्या है कि आपका एक अर्जुन नयन गणराज्य भी है। इसके साथ में दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों से, अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 आप नोट करो। यहां तक क्लियर है ना सबका? हाँ जी, क्लियर है सबका? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 हमारा अगर गणराज्य के नाम से हम जिसको जानते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा चौथा गणराज्य। कौन सा गणराज्य है? अगर गणराज्य। अगर से ही आपको समझ में आ चुका होगा, अगर कहां पर है? आपका इसार के अंदर स्थित है। इसार में कौन सा? आपका इसार के अंदर जैसे कि बरवाड़ा है प्लस अग्रोहा, ये क्या रहेगा भाई? इसके विशेष स्थान रहेंगे इसार के अंदर, बरवाड़ा और अग्रोहा। अगर गणराज्य की राजधानी बताओ तो राजधानी आप सभी को पता ही होगा, अगर अग्रोहा इसकी क्या रहेगी? राजधानी रहेगी। अगर गणराज्य के प्रतापी शासक पूछ लिए जाए तो प्रतापी शासक का नाम महाराजा अग्रसेन। कौन है? महाराजा अग्रसेन इसके क्या है भाई? प्रतापी शासक है। अग्रोहा को दोस्तों क्या कहा जाता है? अग्रवाल जाति का जनक कहा जाता है। यह भी पॉइंट आपका नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। अग्रोहा को अग्रवाल जाति का जनक भी कहा जाता है। अग्रोहा को अग्रवाल जाति का जनक भी कहा जाता है। और आपके राजा जो अग्रसेन थे दोस्तों, इनको क्या कहते हैं भाई? ये आपके क्या है? यहाँ के प्रतापी शासक हैं। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पुस्तक के बारे में बताया था, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी और पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों के अंदर आपको वर्णन मिलता है किसके बारे में? आपके अगर गणराज्य के बारे में और अर्जुन नयन गणराज्य के बारे में वर्णन दिया जाता है। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर गणराज्य का वर्णन हमें किस पुस्तक के अंदर मिला? अगर यह क्वेश्चन आ जाए, अगर गणराज्य का जो हमें वर्णन मिला किस पुस्तक के अंदर मिला, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो भाई पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि की महाभाष्य के अंदर हमें ये वर्णन मिला है कि भाई आपका अगर गणराज्य भी है। क्लियर है? अगर आप लोगों से पूछे कि अर्जुन नयन गणराज्य का उल्लेखन या वर्णन हमें किस पुस्तक के अंदर मिला, तो पुस्तक एक ही थी, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर हमें वर्णन मिला है। अब बात करता हूं दोस्तों, आज का जो टॉपिक था हमारा सिर्फ यही तक था। ठीक है, कल हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में।
अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बताएं कि आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक अच्छी और बेहतरीन क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और इस क्लास के अंदर अगर आप चाहते हैं हर रोज कुछ ना कुछ हमें अपडेट मिलती रहे, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताया करें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, ताकि हम उसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करें। अब बात आती है भाई दोस्तों, अगर आप हरियाणा सीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो भाई दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट को लगाने के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा। जो बच्चा ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है क्या करें भाई, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप के माध्यम से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप इस बुक को मंगवा लें। और उसके बाद आप इसमें एक एक सेट को अच्छे से ध्यान से लगाएं और विद सोल्यूशन ये प्रैक्टिस सेट आपके पास आपके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे भाई। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था और मैं कल मिलता हूं आपको एक बेहतरीन क्लास के साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म की टॉपिक को लेकर। मिलता हूं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें जीके बाई योगेश सर के इस यूट्यूब चैनल के साथ।